Good morning. Today we start partly tax-free allowances. That means whenever an employer give to employee some allowances that will be partly taxable and partly not taxable. Which are not taxable, that called partly tax-free allowances. We start all of first partly टैक्स फ्री अलाउंसेज हाउस रेंट अलाउंस. हाउस रेंट अलाउंस का मीनिंग होता है कि वेन एवर एम्प्लॉयर गिवन टू एम्प्लॉय सम अमाउंट फॉर रेंट एंड एम्प्लॉय पेड अमाउंट अदर टाइप. इसका मतलब है कि कभी भी एक नियोक्ता के द्वारा अपने एम्प्लॉय को किराए के लिए जो मकान उन्होंने लिया है उसके लिए कुछ किराए का अनुलाभ दिया जाता है या अलाउंस दिया जाता है, जबकि एम्प्लॉय ज़रूरी नहीं कि उतने ही किराए के अंदर अपना मकान किराए पे ले, उससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है. तो इसके संबंध में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10(13) में 3 पॉइंट दिए हुए हैं. उन बिंदुओं के अनुसार उन तीनों में से जो कम से कम राशि होगी वह टैक्स फ्री मानी जाएगी. तो चूँकि जो टैक्स फ्री राशि इन तीनों बिंदुओं में से निकालनी है, उसके बाद में टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस क्या होगा. तो मैंने जो नोट्स डाले हैं उसमें मैंने टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस है वह है, उसका फॉर्मूला बनता है एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड माइनस मिनिमम ऑफ अबव दीज ए और बी और सी. कहने का मीनिंग है कि जो टैक्स फ्री के संबंध में सेक्शन 10(13) में जो 3 बिंदु दिए गए हैं, हमें उन्हें सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा. तो मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ. फर्स्ट पॉइंट गिवन एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलेवेंट पीरियड. इसका मीनिंग होता है कि एम्प्लॉय के द्वारा एक संबंधित अवधि में वास्तव में उससे कितना हाउस रेंट अलाउंस मिला. सेकंड पॉइंट है एक्सेस ऑफ रेंट फॉर अकोमोडेशन ओवर 10% ऑफ सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड. आपको सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है कि वेतन के 10% से जो ज़्यादा किराया है वो फाइंड आउट करना है. एंड थर्ड वन है 40% ऑफ सैलरी ऑफ रिलेवेंट पीरियड. 40% ऑफ सैलरी का मीनिंग है कि जो उसकी सैलरी है उसका 40% निकालना है एंड दैट इज़ फाइंड आउट फॉर रिलेवेंट पीरियड. रिलेवेंट पीरियड माना संबंधित अवधि या गत वर्ष में वह कितने समय के लिए अकोमोडेशन लेता है. ये 40% भारत के अंदर जितने भी शहर हैं उनके लिए दिया जाएगा. केवल हमारे सामने ये कुछ शहर हैं जिनमें ये 40% के स्थान पे 50% सैलरी ली जाएगी. वो जो शहर हैं वह मैंने नोट्स में भी लिखा है, सिचुएटेड एट मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई. अर्थात ये 4 शहर हैं. यदि कोई एम्प्लॉई अपना मकान मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या चेन्नई में किराए पे लेता है तो वह वेतन का 40% के स्थान पे 50% लेगा. और उसमें भी ये ध्यान रखना है कि रिलेवेंट पीरियड माना गत वर्ष में उसने कितने समय के लिए वह मकान किराए पर लिया था. और इन तीनों बिंदुओं में से जो ये 3 बिंदु हैं, और शॉर्ट अप हम अगर ये कहें तो इसका पहला बिंदु ये कहलाता है कि एम्प्लॉयर के द्वारा जितना अमाउंट रिसीव हुआ हाउस रेंट के लिए, पहला पॉइंट सबसे इजी बन जाता है. और सेकंड पॉइंट आपको कह रहा है कि 10% से ज़्यादा जो रेंट चुकाया गया है, 10% से जो ज़्यादा रेंट चुकाया गया है, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है पेड रेंट टू रिलेवेंट पीरियड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जो मैंने नोट्स में लिखा है. इसके बाद में आपको जो उसकी सैलरी है उसका 40% निकालना है. तो तीनों बिंदु इस तरह से बहुत ईजी ले लेने हैं या ईजीली ले लीजिए. उसमें से जो सबसे कम होगा वह आपका क्या कहलाएगा, टैक्स फ्री कहलाएगा. और जितना वास्तव में हमें हाउस रेंट अलाउंस मिला है उसमें से ये टैक्स फ्री घटा देंगे तो उसके बाद में जो राशि बचेगी वह टैक्सेबल हाउस रेंट कहलाएगा. अब इसमें एक दो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रिलेवेंट पीरियड एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सैलरी. रिलेवेंट पीरियड माना गत वर्ष में वह कितने समय उस मकान के संबंध में अकोमोडेशन प्राप्त कर रहा है या कितने समय के लिए वह अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट ले रहा है. सेकंड वन है सैलरी. सैलरी का मीनिंग होता है कि जो कल परसों हमने पढ़ा भी था, बेसिक सैलरी प्लस कमीशन
ये तो लेना ही है। कमीशन भी कौन सी लेनी है? ऑन बेस्ड ऑफ सेल ऑन बेस्ड ऑफ सेल्स परसेंटेज, ये लेनी है। और उसके बाद में अगर डियरनेस अलाउंस भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो डियरनेस अलाउंस तभी हम शामिल करेंगे जब कभी उसके रिटायरमेंट के अधिनियमों के अंतर्गत वह जुड़ा हुआ है या उसके लाभों के अंतर्गत जुड़ा हुआ है। तो 99% क्वेश्चन में हम जब तक ये डीए की बात नहीं कहता है तो सैलरी का मीनिंग जस्ट केवल दो बातें लेनी हैं, सैलरी एंड कमीशन टोटली बेस्ड ऑन द सेल्स टारगेट या फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, उसी को लेना है। अब इसमें एक दो पॉइंट और इम्पोर्टेंट है जो मैं नेक्स्ट पेज पर ला रही हूँ। ये आपको हेडिंग में ऊपर दिख जाएगा नोट्स में, पेज नंबर 3.12 पर इम्पोर्टेंट नोट्स में पहला पॉइंट दे रहा है कि इफ़ रेंट पेड मोर देन 1 लाख पर एनम देन नेम ऑफ लैंडलॉर्ड एंड पेन ऑफ लैंडलॉर्ड इज मैंडेटरी टू सबमिट टू एम्प्लॉयर। इसके कहने का अर्थ है कि जो कर्मचारी है या एम्प्लॉय है वह यदि एक साल में 1 लाख रुपए से अधिक रेंट पेड करता है तो आवश्यक हो जाता है कि वह नियोक्ता के पास अपने लैंडलॉर्ड का नाम भी दे और उसका पैन कार्ड भी दे। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की अलाउंस नहीं मिलेगा या इस प्रकार की एग्जम्पशन अलाउंस के संबंध में नहीं मिलेगा। सेकंड वन आपको दिया हुआ है कि फ्रॉम 1 जून 2017 इफ़ रेंट पेड बाय एम्प्लॉय फॉर हाउस टेकन ऑन द रेंट मोर देन 50,000 पर मंथ देन एम्प्लॉय और टेनेंट मस्ट डिडक्ट द टैक्स एट सोर्स एट द रेट 5% ऑफ अमाउंट ऑफ रेंट बिफोर पेमेंट। ये दिया हुआ है कि 1 जून 2017 से यदि एक कर्मचारी 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक किराया देता है तो ऐसी स्थिति में जो किराया देने से पहले 5% टैक्स एट सोर्स काट करके पेमेंट उसे करना होगा लैंडलॉर्ड को। तो ये दो बातें भी विशेष रूप से हमें ध्यान रखनी है। अब मैंने आप लोगों के सामने एक इलस्ट्रेशन भी रखा है 3.6 में अगर आप देखेंगे तो देयर इज 5 एम्प्लॉयज नेम आर P, Q, R, S and T and also given in question or illustration salary, DA, bonus, commission on sales, हाउस रेंट अलाउंस, रेंट पेड एंड प्लेस ऑफ वर्क। अब मैं आप लोगों के सामने ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग P, Q और T के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। P सैलरी 40,000, DA 5,000, बोनस 2,000, कमीशन नील डैश, हाउस रेंट अलाउंस 5,000 एंड रेंट पेड 6,000, प्लेस एट वर्क इंदौर। अब आ रहा है कि ये इंदौर में रहने वाला है, तो इंदौर में जब व्यक्ति रहता है तो जितनी भी उसकी सैलरी है उसका 40% लेंगे। तो सॉल्यूशन में अगर आप चल के देखेंगी तो हेडिंग दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, मतलब टैक्स से वह कितना हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट हो सकता है। पी के संबंध में ऑल ऑफ फर्स्ट हेडिंग आ रहा है हाउस रेंट रिसीव्ड। ये तीनों पॉइंट वही हैं जो मैंने आपको ऊपर समझाए हैं। तो सबसे पहले वहाँ भी मैंने यही बोला था कि सबसे पहले आपको एम्प्लॉयर के द्वारा कितना हाउस रेंट मिल रहा है। तो सबसे पहले हाउस रेंट रिसीव्ड दिया हुआ है, पी के कॉलम में आप लोग देखिएगा 5,000, ये लास्ट थर्ड दिया हुआ है, लास्ट थर्ड में क्वेश्चन में दे रहा है। फिर सेकंड वन दे रहा है 40% और 50% ऑफ सैलरी। तो चूँकि इसके संबंध में कुछ भी नहीं दिया रहा है तो सैलरी में न तो हम डीए जोड़ेंगे, न बोनस जोड़ेंगे, न कमीशन, कुछ नहीं जोड़ना है। तो 40,000 उसकी सैलरी बन रही है और 40,000 का 40% निकालेंगे क्योंकि ये किन्हीं 4 शहरों में न रह करके इंडिया के दूसरे शहरों में रह रहा है जहाँ 40% ऑफ सैलरी निकालना है। तो 40,000 का 40% हो जाएगा 16,000। और जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको ऊपर 3 बिंदुओं में बताया था, इन्होंने क्वेश्चन में सॉल्यूशन में थर्ड पॉइंट दे दिया, रेंट पेड है 6,000 एंड 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी का मीनिंग होता है कि 40,000 का 10%, तो 40,000 का 10% हुआ 4,000। तो अगर सॉल्यूशन में हम डालेंगे तो 6,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू
2000। अब पी के संबंध में आपके पास ये 3 संख्याएं आ गई है या 3 सॉल्यूशन आ गए हैं, 5000, 16,000 एंड 2000। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13 में ये कहा गया कि इन तीनों में से जो कम होगा वह सबसे वह एग्जाम्प्ट माना जाएगा। तो इन तीनों में सबसे कम है 2000 रुपये, तो इसको हम क्या कर लेंगे, 2000 को एग्जाम्प्ट मान लेंगे। अब आप लोग ये देखें कि टैक्सेबल कितना हुआ। मेन बात आती है कि सैलरी हेड में हम टैक्सेबल कितना मानेंगे। तो वास्तव में हमें जो हाउस रेंट रिसीव्ड हो रहा है वह हाउस रेंट रिसीव्ड हो रहा है 5000, हाउस रेंट अलाउंस 5000 रिसीव्ड हो रहा है और 2000 आपका क्या हो गया, कर मुक्त हो गया। तो 3000 रुपये हम सैलरी हेड में जोड़ेंगे। इसी प्रकार से क्यू भी देख लीजिए। क्यू में भी आपको दे रहा है सैलरी 50,000, डियरनेस अलाउंस 6000, बोनस 3, कमीशन डैश, हाउस रेंट अलाउंस, इस तरह से जो भी है क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो इसमें भी हाउस रेंट रिसीव्ड है 25,000, आपका वही पहला पॉइंट हो गया। फिर ये भी जयपुर में रह रहा है तो 20% 40% हम उसकी सैलरी का लेंगे तो 50,000 का 40% 20,000 बन रहे हैं। और थर्ड वन है रेंट पेड। रेंट पेड जो दिया हुआ है इसका 27,000 और इसकी सैलरी है 50,000। तो 27,000 में से 50,000 का 10% निकाल दीजिए 5,000, तो बचते हैं 22,000। तो इस प्रकार से ये भी तीनों सॉल्यूशन आ गए जिसमें सबसे कम बन रहा है 20,000। तो 20,000 आपका क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है। और अब अगर हम इसके अंदर भी टैक्सेबल माने तो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 25,000। तो 25,000 माइनस 20,000 इजिकल टू 5,000 टैक्सेबल माना जाएगा, जो सैलरी हेड में जोड़ा जाएगा। नाउ वी कम लास्ट वन, टी की सैलरी आप देखिए कि 50,000, डीए आपको दे रहा है 5,000, बोनस 3,000, कमीशन 8,000 एंड जो भी है। अब टी के लिए आपको क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है एम्प्लॉय टी इज पेड डियरनेस अलाउंस अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय एज रेजिडेंस इन हिज हाउस और वो एनुअल रेंट फेयर रेंट इज ₹30,000। अब आप लोग टी के बारे में देखेंगे तो टी तो सबसे पहले तो ये मुंबई में रहने वाला है। ठीक है, तो मुंबई में रहेगा तो हम सैलरी का 50% लेंगे। सेकंड वन आपको दे रहा है सैलरी 50,000, डीए 5,000, फिर बोनस नहीं लेकर के और फिर कमीशन लेंगे, क्योंकि आपको ये कहा गया है कि डीए अलाउंस अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट की टर्म में शामिल है। तो हम क्या करेंगे, कमीशन तो लेना ही है, ऑन द सेल्स है। तो 50,000 प्लस 5,000 प्लस 8,000 टोटल हो गई 63,000। 63,000 का आप ये देखो कि 50% निकालेंगे तो 31,500 31,500 आ जाएंगे। हाउस रेंट अलाउंस उनको दिया जा रहा है 15,000 और रेंट पेड इनके द्वारा जो किया गया है वह है रेंट पेड 20,000। 20,000 में से हम क्या करेंगे कि 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, इसकी सैलरी बन रही थी 63,000। 63,000 कैसे, 50,000, 5,000 और 8,000। तो इसका 10% हो जाता है 6,300 या 6,300। इस 6,300 तो हम 20,000 में से 6,300 घटाएंगे तो अमाउंट आ जाएगा, थर्ड का आंसर आ जाएगा 13,700। और इन तीनों में भी अब कंपैरिजन करें तो 13,700 एग्जाम्प्ट हो जाएगा हाउस रेंट। और टैक्सेबल अगर हम देखें तो टैक्सेबल हो जाएगा हाउस रेंट इससे मिल रहा है 15,000। 15,000 में से 13,700 घटा दीजिए तो बचेंगे आपके 1,300 रुपये। ये टैक्सेबल हो जाएगा। थैंक यू।